पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश अब तेज हो गई है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच समझौता हुआ है। खबर मिल रही है पीएमएलएन और पीपीपी के बीच गठबंधन हो सकता है। शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच चर्चा हो रही है। सरकार के फॉर्मूले पर 45 मिनट तक मंथन हुआ है। 45 मिनट तक मीटिंग हुई है। इसमें डिस्कशन किया गया है। कहा जा रहा है कि अब पीएमएलएन और पीपीपी साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। गठबंधन की खबरें यहां तेज है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि अभी पूरे तरीके से मतों की गिनती यानी काउंटिंग नहीं हुई है पूरी। बावजूद इसके अब सरकार बनाने के लिए लगातार जो पार्टियां हैं वो आपस में मंथन कर रही हैं। इसमें नाम आता है पीएमएलएन और पीपीपी का। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां मिलकर के नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो गठबंधन करके पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं। तो पाकिस्तान में आखिर किसकी सरकार होगी? नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के बीच कहा जा रहा है कि गठबंधन हो सकता है। अब देखिए अभी तक का पूरा फॉर्मूला हम आपको समझाते हैं कि गणित क्या है। ये देखिए 69 सीट और उसके बाद 52 सीट। 69 सीट किसके पास है? नवाज शरीफ की पार्टी के पास। और 52 सीट है बिलावल भुट्टो पीपीपी के पास। पीएमएलएन और पीपीपी को अगर हम मिला देते हैं तो कुल मिलाकर के सीटें हो जाती हैं 121। लेकिन जो मेजॉरिटी है, बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, यानी कितनी सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो आंकड़ा है 134 का। यानी कि बहुमत से अभी भी पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर 13 सीट कम है। लेकिन जरूरी बात इसमें क्या है? जरूरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो निर्दलीय सांसदों के संपर्क में है और निर्दलीय सदस्यों से बिलावल भुट्टो को मिल सकता है समर्थन। तो यह है अंदर खाने की खबर कि गठबंधन पर बातचीत चल रही है। एक और अपडेट है, पाकिस्तान में सरकार बनाने पर जबरदस्त खींचतान। बिलावल भुट्टो के पीएम बनने पर भी चर्चा हुई। नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। कम सीटों के बावजूद बिलावल भुट्टो पीएम बन सकते हैं। तो पाकिस्तान में आखिर किसका राज होगा? अब आपको हम समझाते हैं आगे का गणित। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर के गठबंधन कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं नवाज शरीफ के सियासी सफर और अभी तक जो हालात है उसको लेकर के जानकारी, और दूसरी तरफ आप देखेंगे बिलावल भुट्टो से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले पीपीपी से ज्यादा सीट मिली है नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को, ये जानकारी मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि सेना का समर्थन भी नवाज शरीफ को हासिल है। अगर बिलावल भुट्टो पर नजर डाले तो बिलावल भुट्टो को निर्दलियों का साथ मिल सकता है, क्योंकि निर्दलियों को साथ लाने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। प्रचार के दौरान भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं यानी निर्दलीय हैं वो उनके लगातार कांटेक्ट में रहे हैं। तो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। और देखिए लाहौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास भी लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं आगे की अपडेट हासिल करने के लिए। गुलाम अब्बास, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों साथ आकर के पाकिस्तान में सरकार का गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जादुई आंकड़े यानी बहुमत के आंकड़े की बात करें तो उससे अभी भी 13 सीट पीछे हैं। ये दोनों ही साथ अगर आएंगे भी तो इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या निर्दलियों का पूरा सपोर्ट हासिल होगा बिलावल भुट्टो को सरकार बनाने के लिए? देखिए अंजलि, इस वक्त 15 सीटों के रिजल्ट बाकी है। गुलाम अब्बास की आवाज नहीं आ रही है ठीक से। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बता। जी गुलाम बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। इस वक्त ऑप्शन इनके पास यही बचा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों ही मिलकर सरकार बनाए। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 71 पे पीएमएलएन पहुंच चुकी है, 53 पे पीपल्स पार्टी। और अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान को साथ मिलाते हैं तो 15 सीटें उनकी हैं, तो ये सिंपल मेजोरिटी बन चुकी है इनकी। अब रात गए लाहौर में अचानक बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी इस्लामाबाद से स्पेशल प्लेन के जरिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। और इस शहबाज शरीफ से मुलाकात में यही बात डिसाइड हुई कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन जरदारी की तरफ से, आसफ अली जरदारी की तरफ से एक बहुत सजेशन जो सामने रखी और उन्होंने ये एडवाइस किया कि हम एक काम करते हैं कि ना इस दफा नवाज शरीफ ना मैं जरदारी,
इस दफा नए लोगों के सामने लाते हैं। बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कहा कि नॉमिनेट किया जाना चाहिए और मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर पंजाब होना चाहिए। तो ये एक एडवाइस आई है, लेकिन अभी इस पे फाइनल कुछ नहीं हुआ, बातचीत जारी है और लगता है ऐसा ही है कि माइनस इमरान खान करके ये दोनों जमातें जो है वो सरकार में आएंगी और सरकार बनाएंगी। एक बार बस कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछ रही हूँ गुलाम अब्बास, क्या पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर के बहुमत का आंकड़ा टच कर चुकी है सरकार बनाने के लिए? देखिए अंजलि, पीएमएलएन और पीपीपी मिलने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान एक तीसरी पार्टी है जिसके पास 15 सीटें हैं। ये तीनों अगर मिल जाती है, तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन में है, तो फिर ये हो चुका है। ठीक है, बड़ी अपडेट आपने दी है गुलाम अब्बास, आगे भी नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पीएमएलएन और पीपीपी के साथ एक और पार्टी मिलकर के सरकार बनाने का दावा पाकिस्तान में पेश कर सकती है, क्योंकि इन तीनों के पास बहुमत का आंकड़ा है। एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। 8 घंटे तक काउंटिंग को रोक करके नतीजे बदले गए, ये जानकारी मिल रही है। आधी रात को काउंटिंग रोककर बैलेट बदल दिए गए और 2 बड़ी सीक्रेट मीटिंग के बाद बदल दिए गए नतीजे। तो देखिए, बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। 8 घंटे तक काउंटिंग रोकी गई और उसके बाद 2 सीक्रेट मीटिंग होती है और फिर बैलेट बदल दिए गए, नतीजे कुछ और सामने आ गए। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि पाकिस्तान में 8 घंटे में आखिर क्या हुआ। जानकारी बिग वॉल पर आपके सामने रखेंगे। देखिए, सबसे पहले गुरुवार रात 10 बजे तक एक तरफा जीत रहे थे इमरान समर्थक, ये जानकारी है। लेकिन उसके बाद 8 घंटे तक कहा जा रहा है कि काउंटिंग जो है वो रोक दी गई। आगे क्या हुआ? एक तरफा जीत की खबर से घबरा गई सेना। पाकिस्तान की सेना के बारे में कहा जा रहा है कि वो घबरा गई और उसके बाद नवाज शरीफ और मरियम पार्टी दफ्तर से घर चले गए, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके बाद क्या हुआ? अचानक से शहबाज शरीफ सेना मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पहुंच गए और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक कॉल आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कॉल आने के बाद क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर भी सेना मुख्यालय पहुंच गए। फिर सेना का ऑर्डर लेकर चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर पहुंचे, अपने ऑफिस पहुंचे और मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग ही रुकवा दी। जरा सोचिए, कहीं ऐसा होता है क्या? लेकिन पाकिस्तान में यह हुआ। 8 घंटे तक काउंटिंग रोक दी गई। उसके बाद हुआ ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर जाकर के ये नया आदेश लेकर पहुंचते हैं कि 8 घंटे तक काउंटिंग नहीं होगी। फिर शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिया गया। 2 बड़ी सीक्रेट बैठकों में पूरा खेल ही बदल दिया गया। 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट भी बदल दिए गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई और कहा जा रहा है कि तभी पूरा खेल जो है, पूरा गेम जो है वो बदल दिया गया। एक और बड़ी अपडेट है चुनाव नतीजों पर पाकिस्तानी सेना का बयान। चुनाव राजनीतिक आर्थिक स्थिरता लाएंगे, पाकिस्तान में शांति और समृद्धि लाएंगे, स्थिर सरकार से अराजकता पर विराम लगेगा। तो ये पाकिस्तान की सेना का बयान आया है कि इस चुनाव से राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान में 44 घंटे से वोटों की गिनती चल रही है। गुरुवार रात से शुरू हुई काउंटिंग अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 44 घंटे में चुनावी नतीजों पर स्पीड ब्रेकर भी लग गया है। हमारे पास वो पूरी जानकारी है, इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, जिससे आगे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान के 3 बड़े किरदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और सिकंदर सुल्तान ने वहां बड़ा खेल किया है। देखिए, ये 3 चेहरे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वोटों की गिनती के दौरान इन 3 चेहरों ने ही बड़ा खेल कर दिया। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देश की सियासत की करेंगे। लोकसभा में राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, कांग्रेस ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, कांग्रेस ने राम का सम्मान नहीं किया। व्यक्त करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखों नहीं मरा और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को काम भी दिया। सभापति महोदय और वक्ता भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। रो इसलिए रहा है जिसके लिए सबरी प्रतीक्षा करते बूढ़ी हो गई थी तब राम गए थे। हमारे पूर्वज 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए
मैं उस दिन रो रही थी। अयोध्या में जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों मैं रो रही थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही और एक शंकराचार्य जी का श्लोक है, यद्यपि उन्होंने कहा कि बहुत ग्रंथ हैं, रुचि नाम वै चित्राद द्रज कुट नाना पत जुसाम प्रणाम पोगम्यस्तमसि पैसाम मरणयो। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। सभापति महोदय, मुझे 10 मिनट समय मिला था, मैंने समय ज्यादा ले लिया। वेदांत हमारा स्वाभिमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वेदांती गुरु की शिष्या हूँ। जानती हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जेऊ ब्रह्मयु न परा। शंकराचार्य की परंपरा को जानती हूँ, जहाँ उनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन वहीं देश को जोड़ने के लिए चारों मठों की स्थापना भी करते हैं कि पश्चिम का व्यक्ति उत्तर जाएगा, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा। लेकिन जब देश में उत्तर और दक्षिण की बात होती है तो दुख होता है कि शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है। सभापति महोदय, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। सभापति महोदय, मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था, पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था। ये नारी का सम्मान है। सभापति महोदय, न राम का सम्मान न नारी का सम्मान। महोदय, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय? जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है। आप गौरव गोगोई जी सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ। और वहीं राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा के बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने संसद में प्रभु राम का गाना सुनाया। आइए सुनते हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस हैं। आज राम मंदिर पे संसद के अंदर चर्चा हो रही है। आज आपकी क्या तैयारी है हंसराज हंस? तैयारी क्या करनी, हम तैयार ही रहते हैं, लेकिन भगवान राम पे बोलने के लिए मैं इतना सा छोटा सा बंदा क्या बोलूँगा? उन पे बोलने के लिए तो महर्षि चाहिए, जैसे भगवान वाल्मीकि थे और गोस्वामी साहब थे, तो जिनकी उस्तत महिमा तुलसीदास जी ने गाई हो और उनके आने से पहले भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि ऐसी हस्ती आ रही है, तो मैं यही कहूँगा कि हम खुशनसीब हैं, भारत की धरती पे पैदा हुए, भारत में अयोध्या है। 22 जनवरी को हज़ारों दिवालियाँ मनाएंगी और श्रेय जाता है संतों महापुरुषों को, बाकी जुडिशरी से लेके सब लोगों को, और जिसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, एक माँ का लाल, तेजस्वी, तपस्वी,
और बहुत बाकमाल शख्सियत हमारे महबूब नरेंद्र भाई मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में शांति से, अमन से ये 500 साल से लटका हुआ मामला हल हो। हिंसा के बाद हल्द्वानी में धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि तनाव को देखते हुए अलर्ट पर है पुलिस, और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। सुरक्षा में 1500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं। पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है। हिंसा में शामिल 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच हल्द्वानी पुलिस ने नया वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उपद्रवी पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर रहे हैं। पुलिस सभी पेट्रोल बम फेंकने और बनाने वालों की तलाश कर रही है। आपको दिखा रहे हैं हम अलग अलग तस्वीरें। देखिए, 4 तस्वीरों में आप पूरे घटनाक्रम की कहानी समझ सकते हैं। हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो भी आपको बता देते हैं। हल्द्वानी हिंसा में मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया है। अब्दुल मलिक है हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड। पुलिस के रडार पर है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी है। देखिए, अब्दुल मलिक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है हल्द्वानी में जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड यानी साजिशकर्ता यही शख्स था जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल मलिक इसका नाम है। पुलिस के रडार पर है अब्दुल मलिक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। पुनीत, अब्दुल मलिक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हल्द्वानी में हुई हिंसा के पीछे, इसके बारे में क्या जानकारी है? अब्दुल मलिक ने कैसे भीड़ को उकसाया है हिंसा करने से हल्द्वानी में? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बेहद ही एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के हाथ लगी है कि पुलिस को अब अब्दुल मलिक नाम के शख्स की तलाश है। अब्दुल मलिक को मास्टरमाइंड मान करके चल रही है पुलिस। और पुलिस का यह भी कहना है कि जो मलिक का बगीचा है, जहां पर अवैध निर्माण ढहाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम गई थी, उस पर यह अपना कब्जा जमाए बैठा था, उस पर उसका कब्जा था। और इसीलिए जब वहां पर हमला हुआ, हिंसा की गई, तो पुलिस को सबसे पहला शक अब्दुल मलिक पर ही गया। अब फिलहाल अब्दुल मलिक का इतिहास खंगाल रही है, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं और साथ ही अब्दुल मलिक तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब्दुल मलिक का पुराना इतिहास क्या है, यह भी पता किया जा रहा है। बताया कि अब्दुल मलिक का एक घर दिल्ली में भी है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि शायद उत्तराखंड की पुलिस दिल्ली भी जाए अब्दुल मलिक की तलाश में। फिलहाल जो 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 2 उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। एक का नाम अरशद बताया जा रहा है। साथ ही इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि ये यहाँ से आगे बैरिकेड के आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। और फिलहाल पुलिस की जो कई सारी टीम है वो फिलहाल अंदर रेड कर रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है। सभी के इतिहास खंगाले जा रहे हैं, उनकी लाइव लोकेशन, फोन कॉल लोकेशन निकाली जा रही है। और सबसे अहम यह है कि सिर्फ अब्दुल मलिक ही नहीं, पुलिस को शक है, जो कि हमें आला अधिकारी बता रहे हैं कि अब्दुल मलिक के साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं इस साजिश में। पहले ही डीएम ने कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश थी, तो क्या अब्दुल मलिक के साथ कुछ और लोग भी साजिश में शामिल थे? ये पूरे इन्वेस्टिगेशन और उन्हीं लोगों की तलाश पुलिस इस वक्त कर रही है। अब्दुल मलिक कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन पुलिस की रडार पर है अब्दुल मलिक। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है, हल्द्वानी के आरोपियों की तलाश अब तेज हो गई है। हल्द्वानी में अब तक 5 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। अरशद और जावेद भी गिरफ्तार किए गए। करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो देखिए, 50 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। वहीं 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि अब्दुल मलिक का नाम सामने आ रहा है और अब्दुल मलिक के बारे में बताया जा रहा है कि वही है इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड। और देखिए, हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक और एक्सक्लूसिव खबर। 6 से 7 उपद्रवी बना रहे थे पेट्रोल बम, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस को पेट्रोल बम बनाने वालों की तलाश है। बाइक से पेट्रोल निकालकर बम बनाए गए थे। पुलिस लगातार इन लोगों की तलाश कर रही है, वीडियो की पहचान कर रही है और पेट्रोल बम बनाकर दंगाइयों को दे रही है। देखिए, यही वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कैसे पेट्रोल बम बना करके पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे थे। और इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस अब इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पेट्रोल बम से बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। और अब 2 बड़ी खबरें, 2 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले हिंसा से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है अब्दुल मलिक।
कहा जा रहा है कि हिंसा का मास्टरमाइंड यही है और अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। साथ ही दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसे पुलिस पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, पेट्रोल बम से बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। ये दो बड़ी तस्वीरें हैं हल्द्वानी हिंसा को लेकर के। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, इससे पहले आपने अब्दुल मलिक के बारे में बताया कि वही मास्टरमाइंड है इस पूरी हिंसा का, पुलिस को अब उसकी तलाश है, लेकिन हम एक वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो में कई लड़के नजर आ रहे हैं जो कि पेट्रोल बम बना करके पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर ऐसे कितने लोगों की पहचान की गई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ चल रही है? देखिए, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन को काफी तेज कर रही है, लेकिन सेंसिटिव मामला है तो इसलिए जानकारी शेयर करने से पुलिस बच रही है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि पुलिस को आधा दर्जन उन लड़कों की तलाश है जिन्होंने इस उपद्रव के दौरान पेट्रोल बम बनाए थे और इन पेट्रोल बमों को उपद्रवियों के हाथ में सौंपा था। यही नहीं, जो थाने के बाहर खड़ी हुई बाइक्स थी उनके पेट्रोल के पाइप काट करके उनमें आग लगाई गई थी और इसीलिए इन लगभग 6 लड़कों की तलाश की जा रही है। और यह भी पता किया जा रहा है कि क्या पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये पेट्रोल बम की तैयारी की गई थी और उन्हीं लड़कों को चुना गया था और उपद्रव करने वालों को भी पता था कि उन्हीं लड़कों से ये पेट्रोल बम उनको लेने हैं। साथ ही इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाम अरशद है और दूसरा जावेद है। इसके अलावा जो मुकदमे दर्ज हुए 19 नामजद लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं और आईपीसी की धारा 147 यानी कि दंगा 148, 307, 332, 333 और 353 के तहत पूरा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। 3 एफआईआर अभी तक हो चुके हैं, 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। और अभी बताया जा रहा है कि जो अंदर का इलाका है जहां पर यह दंगा हुआ था वहां पर अभी भी पुलिस की टीमें रेड कर रही हैं और इसीलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन बनभूलपुरा का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से कर्फ्यू है। ठीक है पुनीत, आगे भी नजर बना रखिएगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बनभूलपुरा थाने में फिर से काम शुरू हुआ है जिसके बारे में पुनीत भी बता रहे थे। और आपको बता दें कि आगजनी के बाद थाने को किया गया था दूसरी जगह शिफ्ट, क्योंकि थाने को भारी नुकसान पहुंचा था। 48 घंटे बाद ही थाने में कामकाज शुरू हो गया है। आगजनी के बाद हल्द्वानी शिफ्ट किया गया था और उपद्रवियों ने 8 फरवरी को थाने में आग लगा दी थी। तो पूरे थाने में आग लगा दी गई थी, काफी नुकसान हुआ था और इसलिए थाने को कहीं और शिफ्ट किया गया था। बनभूलपुरा में हिंसा और आगजनी के बाद बनभूलपुरा थाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पेट्रोल बम इस पे मारे गए थे और इसको जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दूसरे दिन ही ये थाना एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ मरम्मत के काम भी यहाँ पर किए गए हैं, दीवारों पर प्लास्टर किए गए हैं, उसके अलावा यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। हालांकि पूरी तरीके से इसको रिपेयर करने में और रिवैम्प करने में समय लगेगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक बार फिर से ये थाना जो है वो फंक्शनल हो गया है। अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ आपको तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो स्टाफ भी नजर आएंगे काम करते हुए। हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया था थाना पूरी तरीके से। उपद्रवियों ने यहां पर जमकर बवाल मचाया था, जिसके बाद यहां पर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये थाना आज से एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुका है और इस थाने का जीर्णोद्धार आगे किया जाएगा, लेकिन काम यहां पर आज शुरू हो गया है। तो इस तरीके से यहां पर जो कल की तस्वीर थी वो बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि यहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ के बाद तमाम ये गाड़ियाँ यहाँ पर आपको हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ से क्लियर किया गया है, मलबे को हटा दिया गया है और पूरी तरीके से रास्ते को अब यहाँ पर साफ कर दिया गया है, जिसके बाद अब थाने में स्थिति सामान्य है। अब यहाँ पर स्टाफ काम करना शुरू कर चुका है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ बनभूलपुरा से मैं अभिजीत ठाकुर। और वही पुलिस हल्द्वानी में स्थिति सामान्य करने में जुटी हुई है। ट्रेनों की आवाजाही भी यहां पे शुरू हो गई है, लेकिन हल्द्वानी स्टेशन पर ट्रेन अभी भी नहीं रुक रही है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद से यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू का सख्ती से पालन प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और उसी क्रम में रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों का जो आवागमन है वो जरूर चल रहा है, लेकिन यहां पर ट्रेनों का पड़ाव जो है उसे बंद कर दिया गया है। यानी चूंकि रन थ्रू है इसलिए हल्द्वानी से ट्रेनें गुजर रही हैं, लेकिन यहां पर ट्रेन रुक नहीं सकती और यहां से कोई बोर्डिंग या डिबोर्डिंग नहीं हो रही है। इस वक्त मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पूरा रेलवे स्टेशन आपको यहां पर सुनसान दिखाई देगा, यहां पर लोग आपको नहीं दिखाई देंगे और उसके अलावा यहां पर सुरक्षा जो है वो लगाई गई है।
उत्तराखंड पुलिस के जवान आपको यहाँ पर तैनात दिखेंगे, अधिकारी यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके आगे हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग, यानी स्टेशन का जो मुख्य प्रवेश है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। तमाम पुलिस के अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। स्टेशन के अंदर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रेन के इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगा होता है वो भी अभी बंद है, यानी कि इसको चालू नहीं रखा गया है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन अभी रोकी नहीं जा रही है, यानी कि यहाँ से आप रेलवे स्टेशन से अगर ट्रेन कोई पकड़ना चाहते हैं तो या तो काठगोदाम में उसका स्टॉपेज है या फिर आगे लाल कुआं में स्टॉपेज है, और उसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको सुनसान दिखाई देगा। तो इस तरह के हालात, सुरक्षा कारणों से यहाँ पर ट्रेनों का रुकना जो है उसको बंद किया गया है फिलहाल, और उसकी वजह से पूरा स्टेशन आपको सुनसान और वीरान दिखाई देगा। और इस तरह के हालात आपको हल्द्वानी में जगह जगह दिखाई देंगे, चाहे आप बस स्टॉप पे जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाएं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से एहतियातन ये कदम उठाया गया। चूंकि कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है, और इसी वजह से ये कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया है। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ हल्द्वानी से मैं अभिजीत ठाकुर। और वहीं हल्द्वानी हिंसा के बाद आज की जो स्थिति है वो सामान्य है। हल्द्वानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा वाले इलाके में 1500 पुलिस तैनात है। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की गलियों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। वीरानियां चीख रही हैं और इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां पर कितनी ज्यादा हिंसा हुई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मोर्चा संभाला। बाहर से 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई। 1200 अतिरिक्त जवानों की पोस्टिंग सिर्फ बनभूलपुरा इलाके में की गई, जहां पर हिंसा का तांडव हुआ था। लोगों को घरों के अंदर रहने की ताकीद की गई। देखते ही दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दिया गया, और उसका फल यह हुआ कि यहां पर आप देखेंगे कि लोग घरों में पूरी तरीके से कैद हैं। कोई अपनी खिड़कियों से भी देखने को तैयार नहीं हो रहा है। देखते ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको वो खिड़की बंद करने के लिए उनको कहा जा रहा है। लोग बिल्कुल पूरी तरीके से अपने घरों में कैद हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, और यहां पर हर कोई अपने घरों के अंदर कैद रहने के लिए आदेशित किया गया है। और उसकी वजह है पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस इस तरीके से चप्पे चप्पे पर हर गली के बाहर, हर गली के अंदर जा करके बाकायदा मार्च कर रही है और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हुई है। हिंसा का तांडव यहां तक भी था, और यही वजह है कि हर जगह पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के अत्याधुनिक जवान तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस वाले हर गली में जाकर के लोगों को अंदर रहने के लिए कह रहे हैं। दुकानों के शटर पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, और इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया है।